Hello everyone, myself Arun Gautam. Welcome to Abhijat Classes. प्लांट फिजियोलॉजी का हमारा जो चैप्टर चल रहा था कि वाटर और प्लांट के मध्य क्या रिलेशन है, प्लांट वाटर रिलेशन, उसमें हम लोगों ने डिफ्यूजन की बात कर ली, ऑस्मोसिस की बात कर ली, प्लाज्मोलाइसिस या डीप्लाज्मोलाइसिस की बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि जो कोशिका होती है, प्लांट सेल होती है, उन प्लांट सेल में किस टाइप के जो प्रेशर उत्पन्न होते हैं, किस किस प्रकार के उनमें दाब उत्पन्न होते हैं। तो वेरियस टाइप प्रेशर्स हैं, जिसके अंदर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है ऑस्मोटिक प्रेशर, नाम से ही पता चल रहा है कि पराशरण दाब। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे टर्गर प्रेशर की, टर्गर प्रेशर के बाद में हम बात करेंगे वॉल प्रेशर की, और सबसे इंपॉर्टेंट एक और है इसमें डीपीडी। क्या नाम है? डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिएट, विसरण दाब न्यूनता। तो हम सबसे पहले आज बात करने वाले हैं वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर कौन सा दाब? पराशरण दाब। कौन सा दाब हुआ? पराशरण दाब। क्या है पराशरण दाब? तो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हमें ऑस्मोसिस के बारे में पता होना चाहिए, पराशरण के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को यह बताया था कि पराशरण जो है वो किसका प्रकार है? डिफ्यूजन का, या हम कह सकते हैं कि किसका प्रकार है? विसरण का। क्लियर? यहां तक बताया क्या था कि पराशरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग होना आवश्यक है। कौन सी झिल्ली का? अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली कौन सी होती है? वो झिल्ली जो विलायक के अणुओं को तो आर पार जाने दे, परंतु विलेय के अणुओं को आर पार न जाने दे, उस झिल्ली को हम कौन सी झिल्ली बोलते हैं? अर्धपारगम्य। तो यहां पर यह आ गई हमारी कौन सी झिल्ली? अर्धपारगम्य। क्लियर यहां तक? चलो ठीक है। फिर उसके बाद में इस ब्लॉक को मानते हैं हम ए और इस ब्लॉक को मानते हैं हम क्या? बी। दोनों में सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब विलियन है दोनों में। चलो ठीक है। अब किसके विलियन की कंसंट्रेशन दी क्या? सॉल्यूशन कौन सा हाई कंसंट्रेशन का है, लो कंसंट्रेशन का है, वो हम पता लगाते हैं। अभी आप लोगों को केवल इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? विलायक दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है। अब इसमें हम सपोज करो ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, इसमें डालते हैं 10 चम्मच शुगर की। कितनी चम्मच शुगर की डालेंगे? 10। तो ये आप लोगों ने क्या डाल दी? शुगर डाल दी, और अच्छे से इसको क्या कर दिया? डिजोल्व करवा दिया। घुल गई इसमें शुगर। चलो ठीक है। यहां हम लोगों ने डाली 2 स्पून ऑफ शुगर, केवल 2 चम्मच हम लोगों ने किसकी डाली है? शुगर की डाली। तो मेरे को ये बताओ कि विलियन ए और विलियन बी में से ज्यादा कंसंट्रेट कौन सा है, ज्यादा सांद्र कौन सा है, या अपनी भाषा में समझे तो ज्यादा गाढ़ा कौन सा है, या फिर ज्यादा मीठा कौन सा है? तो हम कहेंगे कि कौन सा वाला? ए वाला। कोई पूछे कि ए और बी में डिफरेंस क्या है, दोनों की मात्रा तो बराबर है, दोनों में अंतर क्या है, तो हम क्या कहेंगे कि ये इसकी सांद्रता ज्यादा है, इसकी सांद्रता क्या है? कम, ये बोलेंगे। या फिर थोड़ा सा दिमाग लगाएं अपन टेक्निकली, तो हम ये बोलेंगे कि दोनों की मात्रा तो बराबर है, लेकिन इसमें जल के अणु कम है। किसके अणु कम है? जल के अणु कम है, और इसमें जल के अणु क्या है? ज्यादा है। बोल सकते हैं सर? भाई वो तो मैंने आप लोगों को ऐड करके बता दिया। अब ये मत कहना कि सर जल के अणु तो दोनों में पहले बराबर बराबर थे, अब कम कैसे हो गए। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि 2 बिलियन आप लोगों के पास ये इतने इतने लेवल तक के भरे में हैं, और फिर आप लोगों को पूछे और आप लोगों को पता हो कि इसमें 10 चम्मच चीनी की, और इसमें कितनी चम्मच है? 2। तो आप लोग बोलोगे कि इस विलियन की सांद्रता क्या है? ज्यादा है। इस विलियन की क्या ज्यादा है? सांद्रता क्या है? ज्यादा। और इस विलियन की सांद्रता क्या है? कम है। यहां तक तो क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? इसकी अधिक और इसकी क्या है? कम। अब हम कह रहे हैं कि पराशरण क्या था। तो पराशरण तो इजी सा था कि पराशरण में हमेशा याद रखना कि विलायक के अणु, किसके अणु? विलायक के अणु उच्च सांद्रता से, कौन सी सांद्रता से? उच्च सांद्रता से कौन सी सांद्रता की ओर गति करेंगे? निम्न सांद्रता की ओर। तो बताइए इसमें विलायक जो है उसकी सांद्रता ए में ज्यादा है या बी में? तो हमारा आंसर होगा किसमें ज्यादा है? बी में। अब कंफ्यूज मत हो ना, क्योंकि अभी मैंने जो सांद्रता बताई थी वो विलियन की बताई थी। किसकी बताई थी? विलियन की बताई थी। अब मैं सांद्रता पूछ रहा हूं किसकी? विलायक की। तो विलायक की मात्रा ज्यादा तो यही हुई ना, क्योंकि यहाँ तो शुगर 10 है, यहाँ पर 2 ही चम्मच है, तो ज्यादा कौन हुआ? जल। तो होगा क्या? बी से ए की तरफ किसके अणु आएंगे? जल के अणु आएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं परासरण। क्या बोलते हैं?
पराशरण। ठीक है, अब बात हो रही है पराशरण दाब की। किसकी बात हो रही है? पराशरण दाब की। तो यहां जो शुगर है, शर्करा है, वो क्या सोचेगी कि यदि उधर से जल के अणु इधर ज्यादा आएंगे तो हमारी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, हमारी अहमियत क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले जो जल था उस जल को तो ये साथ में अपने घोल लिए, यानी इतनी शर्करा तो इसमें घुल गई इजीली, सांद्रता इसकी क्या कर दी? बढ़ा दी। कहानी समझ रहे हो ना मेरी बात? कि भाई इतना तक तो ठीक था, लेकिन अब बाहर से चल के और अणु आएंगे तो शुगर को प्रॉब्लम हो गई। किसको प्रॉब्लम हो गई? शुगर। शुगर क्या है यहाँ पर? शुगर है विलय के कण। किसके कण? विलय के कण। तो पराशरण दाब क्या होता है वो देखना कि विलायक जो बी से ए की तरफ आ रहा था, किसकी तरफ आ रहा था? बी से ए की तरफ, उस विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली में जब प्रविष्ट होता है तो उसके खिलाफ जो दाब लगता है उसी दाब को कौन सा दाब कहते हैं? पराशरण दाब। वापिस से सुन लेना कि जब जल के अणु या विलायक के अणु बी से किसकी तरफ आ रहे थे? ए की तरफ आ रहे थे, तो इस ए वाले विलयन में उपस्थित किसके अणु? विलय के अणु। किसके अणु? विलय के अणु इन विलायक के खिलाफ एक दाब लगा रहे थे, उसी दाब को हम कौन सा दाब कहते हैं? पराशरण दाब या ओपी। तो हम कह सकते हैं कि ओपी समानुपाती होता है विलय के कणों की संख्या के। किसके? विलय के कणों की संख्या के। या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि विलयन में उपस्थित, किसमें उपस्थित? विलयन में उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या के। विलय के अणुओं की संख्या के। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि विलयन में जितने ज्यादा विलय के कण होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा? दाब बढ़ेगा। उतना ही ज्यादा क्या बढ़ेगा? दाब। यदि इसमें मैं लगातार और विलय पदार्थ क्या करता जाऊं? ऐड करता जाऊं, तो इस विलयन का लगातार क्या बढ़ता जाएगा? दाब बढ़ता जाएगा। किसके खिलाफ? पराशरण की क्रिया के खिलाफ। किसके खिलाफ? पराशरण की क्रिया। ये पराशरणित हो रहा है, यानी विलायक के जो अणु आ रहे हैं इसके खिलाफ जो दबाव उत्पन्न होगा वो और बढ़ता जाएगा। तब जब धीरे धीरे हम इसमें किसकी मात्रा मिलाते जाएं? विलय की मात्रा। इसीलिए तो हम लोगों ने कहा है कि जो ओपी है वो किसके समानुपाती होता है? विलयन में उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या के क्या होता है? समानुपाती होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन फिर, शुद्ध जल जो हो, कौन सा जल? शुद्ध जल, उसका ओपी क्या होगा? तो याद रखना शुद्ध जल का ओपी हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? शुद्ध जल का ओपी हमेशा जीरो होगा। ठीक है, क्लियर। और यदि हम बात करें कि अधिक सांद्रता वाले विलयन का, अधिक सांद्रता वाले विलयन का ओपी कैसा होगा? तो जब बात ही हो रही है कि विलयन की सांद्रता क्या है? अधिक। सांद्रता अधिक कब होगी? जब उसमें विलय के कण क्या होंगे? ज्यादा। तो यदि अधिक सांद्रता विलयन है तो उसका ओपी क्या होगा? उच्च होगा। क्या होगा? उच्च होगा। समझ में आया? वापिस से देख लेना कि ये जो विलायक इधर जा रहे थे, विलायक के अणु इधर जा रहे थे, तो इन विलायक के अणुओं के खिलाफ इस विलयन में उपस्थित विलय के कण जो दबाव लगाते हैं यहाँ अर्धपारगम्य झिल्ली पर, इसको रोकने के लिए वो नहीं चाहते कि ये इस साइड में, तो इसको रोकने के लिए जो दबाव उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? पराशरण दाब कहते हैं। या परिभाषा दे तो हम कह सकते हैं कि वह दाब जो विलायक के अणुओं को, किसके अणुओं को? विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली की ओर, विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली की ओर इधर जब आ रहा है, अर्धपारगम्य झिल्ली की ओर प्रवेश करने से रोकने के लिए आवश्यक होता है। यानी विलायक के अणु जो अर्धपारगम्य झिल्ली के इधर जो प्रवेश हो रहे हैं, इनको रोकने के लिए कि ये इधर प्रविष्ट न हो, इनके रोकने के लिए जो दाब उत्पन्न होता है उसे ही हम कौन सा दाब कहते हैं? पराशरण दाब कहते हैं। नंबर 2 पर आप लोग हम बात करेंगे टर्गर प्रेशर की। कौन सी प्रेशर की? टर्गर प्रेशर की। ओपी के बारे में बात कर लिया, फॉर्मूला याद रखना कि ओपी समानुपाती होता है विलयन में उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। क्लियर यहां तक? एक चीज कोई पूछ ले आपको कि यदि किसी विलयन में लगातार विलय बढ़ाए जा रहे हैं, क्या बढ़ाते जा रहे हैं? विलय। विलय का मतलब इंप्योरिटीज बोल सकते हैं, अशुद्धि बोल सकते हैं, कि यदि किसी शुद्ध जल में हम धीरे धीरे अशुद्धि को मिला रहे हैं या हम विलय के कणों को मिला रहे हैं, तो बताइए कि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा या ज्यादा? तो हमेशा याद रखना कि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। नंबर 2 पर जो आता है वो है टर्गर प्रेशर। कौन सा प्रेशर? टर्गर प्रेशर, या हम लोग इसको बोलते हैं स्फीति दाब। कौन सा दाब बोलेंगे? स्फीति दाब। कौन सा दाब बोलेंगे इसको? स्फीति दाब। अब देखना इस स्फीति दाब के, ये कोई कोशिका है, ये कोशिका का केंद्र और ये इसके अंदर कोशिका रस। इसको जल के एक बीकर में रख दो। किसके बीकर में रख दो?
जल के एक बीकर में रख दो। अब होगा क्या, जल है, मैंने विलयन नहीं बोला, जल का मतलब यहां पर क्या है, ये विलायक है। क्या है, विलायक है। अंदर कोशिका रस है, कोशिका रस का मतलब दो चीजों से मिलकर बना होगा, यानी शर्करा भी है उसमें और साथ में क्या है, जल भी है। तो विलायक उच्च सांद्रता से कहां जाएगा, निम्न सांद्रता की ओर। तो धीरे धीरे इसके अंदर क्या होगा, जल के अणु क्या होंगे, प्रविष्ट होंगे। किसके अणु प्रविष्ट होंगे, जल के अणु। तो देखो क्या स्थिति उत्पन्न होगा, जब जल के अणु प्रविष्ट होंगे तो ये केंद्रक है और इसमें जल की मात्रा और क्या हो गई, ज्यादा हो गई। ये कौन सी झिल्ली थी, कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति पर दबाव डालेगी। किस पर दबाव डालेगी, कोशिका भित्ति पर, बाहर की तरफ डालेगी, क्योंकि जैसे जैसे जल अंदर जाएगा वैसे वैसे कोशिका क्या होती जाएगी, फूलती जाएगी। छोटा सा एग्जांपल बता दिया किशमिश का, किसका बताया, किशमिश का। किशमिश को अपन यदि जल में डालें तो क्या होगा, किशमिश क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। वही स्थिति यहाँ उत्पन्न हो रही है कि यदि किसी कोशिका को जल में रखा जाता है तो जल के अणु यानी विलायक के अणु कहाँ प्रविष्ट होंगे, अंदर। अंदर प्रविष्ट होंगे तो कोशिका झिल्ली बाहर की तरफ क्या लगाएगी, एक दबाव लगाएगी। किस पर लगाएगी, कोशिका भित्ति पर एक दबाव लगाएगी। उस दबाव को ही हम कौन सा दाब कहते हैं, स्फीति दाब। कौन सा दाब कहेंगे, स्फीति दाब। या नॉर्मली ऐसा समझ लो आप कि स्फीति का मतलब होता है फूलना। क्या होता है, फूलना। कोई सामान्य अवस्था है और जब उसमें और कुछ चीजें अपन ऐड कर देते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होती है, फूलती है। तो फूलेगी तो दबाव कहां लगेगा, बाहरी भित्ति पर लगेगा। बाहरी भित्ति कौन सी है, सेल वॉल। क्या है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति पर दबाव लगेगा। अच्छा एक चीज बताओ, ये दबाव बाहर की साइड में लग रहा है तो हम इसको अपकेंद्रीय दाब भी कह सकते हैं या अपकेंद्रीय बल भी कह सकते हैं। बाहर की तरफ लगने वाला बल कौन सा बल कहलाएगा, अपकेंद्रीय बल। तो हम कहेंगे कि जब किसी कोशिका को हम जल में रखते हैं तो जल के अणु अंदर प्रविष्ट होते हैं और अंदर प्रविष्ट होने से वो बाहर की तरफ दबाव लगाती है। बाहर कोशिका भित्ति पर एक तनाव उत्पन्न होता है और इसी तनाव को या इसी दाब को हम ट्रिगर प्रेशर, स्फीति दाब या शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शॉर्ट में हम इसको क्या बोलते हैं, टीपी बोलते हैं। अब कोई ये पूछे कि फूली हुई कोशिका का टीपी क्या होगा, फूली हुई कोशिका का टीपी क्या होगा, तो हम कहेंगे कि यदि कोई कोशिका फूली हुई है तो उसका ट्रिगर प्रेशर तो सदैव क्या होगा, उच्च ही होगा, क्योंकि फूली हुई है तो टीपी उसका ज्यादा, तभी तो वो फूली हुई है। अब यदि कोई कोशिका सलत है, क्या है, सलत। सलत का मतलब है पिचकी हुई। कैसी, पिचकी हुई। तो उसका टीपी क्या है, उसका टीपी उस समय क्या होगा, जीरो होगा। टीपी क्या होगा उसका, जीरो। क्यों होगा, क्योंकि भाई वो तो पिचकी हुई है, जब उसमें अंदर जल जाएगा बाहर की साइड में दबाव लगाएगा तब वो जाकर ट्रिगर होगी, तो वो तो ट्रिगर हुई नहीं अभी तक। तो हम कहेंगे कि सलत या पिचकी हुई कोशिका का टीपी जीरो होता है और फूली हुई कोशिका का टीपी हमेशा क्या होता है, उच्च होता है। क्लियर हुआ कि जब पिचकी हुई कोशिका में जल के अणु अंदर जाते हैं तो वो फूल जाती है और बाहर की तरफ भित्ति पर एक दबाव लगाती है, उसी दबाव को हम क्या बोलते हैं, ट्रिगर प्रेशर। नंबर 3 पर आता है वॉल प्रेशर। कौन सा प्रेशर, वॉल प्रेशर, भित्ति दाब। कौन सा दाब बोलेंगे, भित्ति दाब। तो नंबर 3 पर आता है वॉल प्रेशर या भित्ति दाब। क्या है भित्ति दाब, देखना। वो जो पिचकी हुई कोशिका थी कोई भी, उसको जब हम लोगों ने किसके अंदर प्रविष्ट करवाया, जल के अंदर रखा, जल के उसमें प्रविष्ट हुए तो वो कोशिका क्या हो गई, फूल गई और फूलकर बाहर की साइड में एक दबाव लगा रही थी। क्या बोल रहे थे हम उसको, टीपी। क्या बोल रहे थे, टीपी। सपोज करो ये जल के अणु जो बाहर की साइड के अंदर एक दबाव लगाएंगे तो ये जो कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति है, ये क्या हो सकती है, फट सकती है। कोशिका फट सकती है। तो कोशिका फटे न, कोशिका सुरक्षित रहे, इसलिए ये जो बाहर की वॉल है, जो सेल वॉल है, कौन सी वॉल है, सेल वॉल, वो अंदर की साइड में यानी टीपी के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, टीपी के विरुद्ध एक दाब लगाएगी। उसी दाब को हम लोग बोलते हैं कौन सा प्रेशर, वॉल प्रेशर। एग्जाम्पल के रूप में ये कोई कोशिका, अंदर जल के अणु ये इतने थे, इसमें और ज्यादा अपन किसके अणु प्रविष्ट करवाएंगे, जल के अणु, तो ये थोड़ी सी क्या होगी, फूलेगी। फूलेगी तो बाहर की साइड में क्या लगेगा, दबाव लगेगा। लगेगा भाई दबाव, क्योंकि जल के अणु तो लगातार कहां प्रविष्ट होते जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, इसलिए बाहर की तरफ क्या लगेगा, दबाव लगेगा। दबाव लगेगा तो ये जो बाहर की भित्ति है वो क्या हो सकती है, फट सकती है। तो बाहर वाली भित्ति भी अंदर की साइड में क्या लगाएगी,
दबाव लगाएगी, और इसी दबाव को क्या कहते हैं, वॉल प्रेशर। क्योंकि लगाया किसने, बाहर की दीवार नहीं तो लगाया, बाहर की भित्ति ने ये दबाव लगाया, इसलिए हम इसको अपन कौन सा प्रेशर बोलेंगे, वॉल प्रेशर बोलेंगे। तो आप लोगों को मैंने अभी 3 प्रेशर बताए हैं। कितने प्रेशर बताए हैं, 3। ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर, और तीसरा कौन सा प्रेशर बता दिया, वॉल प्रेशर। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो प्रेशर है वो काफी इंपोर्टेंट भी है, जिसका नाम है डीपीडी। क्या नाम है, डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट, विषम दाब न्यूनता। तो ये 3 यदि प्रेशर आप लोगों को क्लियर हुए तो डीपीडी भी इजीली क्लियर हो जाएगा। और डीपीडी हो गया तो फिर इन चारों दबावों के मध्य हम संबंध पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ प्रेशर, कि जितने भी प्रेशर हैं सेल्स में जो लगने वाले हैं उनके मध्य में क्या संबंध है। और यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो रटने वाली कोई चीज नहीं है। अभी जो आप लोगों को 3 प्रेशर बताए केवल उनके बारे में ध्यान रखो कि प्रेशर कौन से, ये 2 तो बड़े इजी हैं। अच्छा, ये एक चीज बताना भूल गया कि वॉल प्रेशर जो है इसमें अंदर की साइड में दबाव लगता है, तो इसे हम लोग कौन सा दबाव भी कह सकते हैं, अभिकेंद्रीय दाब। क्योंकि ये कहां लग रहा है, अंदर की साइड में, और पहले वाला जो था वो कहां लग रहा था, बाहर की साइड में। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीपीडी के बारे में।